विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1998 के बाद पहली बार सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब डबल इंजन सरकार बना ली है, लेकिन अब असली लक्ष्य ट्रिपल इंजन सरकार बनाना है। दिल्ली से सत्ता गंवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी के सामने नगर निगम पर पकड़ बनाए रखने की चुनौती आ गई। दिल्ली चुनावों के साथ एनसीडी के समीकरण भी बदल चुके हैं। 2022 से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम पर कब्जा किया था, लेकिन महज 2 साल बाद राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में 11 नगर पार्षद विधायक बन गए, जिससे उनकी सीटें खाली हो गईं। अब इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। अगर इन उपचुनावों में बीजेपी ने पूरी तरह से जीत दर्ज कर ली तो क्या आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता भी खो देगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा 2025 के तहत छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव को कम करने, बेहतर अध्ययन तकनीकों और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। इस साल परीक्षा पे चर्चा 2025 ने रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें देश भर से 5 करोड़ से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस संवाद का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से संवाद करेंगे। इनमें सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद शिवसेना की मुखपत्र सामना ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। सामना के संपादकीय में कहा गया कि कांग्रेस ने जैसे हमेशा दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत करने में नाकामी हासिल की, वैसे इस बार भी वो कद्दू नहीं तोड़ पाई। संपादकीय में ये भी कहा गया कि दिल्ली में भाजपा को 27 साल बाद जीत मिली और आपके सारे मंत्री, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, चुनाव हार गए। केवल आतिशी और गोपाल राय ने ही जीत दर्ज की। इस हार को लेकर कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया गया। सामना के संपादकीय में कहा गया कि कांग्रेस ने आपकी हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपादकीय में कांग्रेस से यह सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ छिपी हुई ताकतें जो हमेशा राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। संपादकीय में यह भी कहा गया कि कांग्रेस का ये कहना है कि आपकी जीत में उनका कोई हाथ नहीं है, एक तरह की गलती और अहंकार है। शिवसेना ने यह भी पूछा कि क्या ये जिम्मेदारी उन नेताओं की है जो आपस में लड़ते रहते हैं और मोदी शाह की तानाशाही को बढ़ावा देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आगामी मुलाकात को लेकर एक नई खबर सामने आई। ट्रंप जो आगामी दिनों में एक अहम घोषणा करने वाले भारत यूएस रिश्तों पर बड़ा असर डाल सकता है। ये घोषणा न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी चौंकाने वाली हो सकती है। ट्रंप की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले होने वाली है और इसे वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो अपनी आगामी घोषणा में एक ऐसे कदम का ऐलान करने जा रहे हैं जो भारत समेत कई अन्य देशों को सीधे प्रभावित करेगा। ट्रंप के इस कदम से वैश्विक राजनीति में हलचल मचने की संभावना जताई जा रही। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप की घोषणा न केवल अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित करेगी, बल्कि इससे कई देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में भी बदलाव आ सकता है। माघ पूर्णिमा के पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जिससे प्रयागराज शहर भारी जाम की चपेट में आ गया। हजारों वाहन शहर में फंसे हुए हैं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। संगम स्नान के लिए देश भर से लोग प्रयागराज पहुंचे, लेकिन मेले के प्रशासनिक दावे फेल साबित हो रहे हैं। दावा किया गया था कि सुचारू यातायात के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि घंटों से लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं और पुलिस प्रशासन को भी कोई समाधान नहीं सूझ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रयागराज में हर घंटे लगभग 8,000 वाहन प्रवेश कर रहे हैं। शहर के 9 प्रमुख हाईवे जाम से जूझ रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। हालात ये है कि 5 किलोमीटर का सफर तय करने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। रविवार को तो हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे यातायात सिस्टम की पोल खुल गई।
धार्मिक नगरी वाराणसी इन दिनों भारी ट्रैफिक जाम से जूझ रही, खासकर महाकुंभ के उल्टे रुझान के कारण। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 12 फरवरी तक बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी। केवल यूपी 65 नंबर प्लेट वाले वाहन ही शहर में प्रवेश कर पा रहे। इस बीच व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर ट्रकों और व्यापारिक गतिविधियों में लगे वाहनों को विशेष समय पर प्रवेश की अनुमति दी गई। महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में ट्रैफिक की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। इस कारण प्रशासन ने बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश से रोकने का फैसला लिया। केवल यूपी 65 नंबर प्लेट वाले वाहन ही शहर में प्रवेश कर सकते हैं। अन्य वाहनों के लिए शहर के बाहर विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई। बाहरी वाहनों को प्राधिकृत पार्किंग स्थलों पर रुकने के निर्देश दिए गए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन इस जीत के बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने खिलाड़ियों को चेतावनी दी। मैच के बाद रोहित शर्मा ने अपनी टीम को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और उन्हें भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई, लेकिन सुधार की आवश्यकता भी महसूस की। रोहित शर्मा ने मैच के बाद अपनी टीम के खिलाड़ियों से कहा कि भले ही भारत ने इंग्लैंड को हराया हो, लेकिन अभी भी कई पहलुओं में सुधार की जरूरत है। उन्होंने बातों बातों में अपनी टीम को चेतावनी दी कि अगर टीम को और भी ऊंचाई पर पहुंचना है तो अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन करना होगा। उनका कहना था कि जब तक तुम लोग अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे तब तक तुम लोग हमेशा उतने ही अच्छे रहोगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब नजदीक आ रही है। इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी और इसमें भाग लेने वाली सभी टीमों ने अपनी संभावित टीमों की घोषणा कर दी, लेकिन अभी भी अंतिम सूची में बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीसीसीआई केएल राहुल को टीम से बाहर कर सकता है। राहुल को पहले घोषित भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 वनडे मैचों में उनके खराब प्रदर्शन ने उनकी जगह पर सवाल खड़े कर दिए। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका दिया गया, लेकिन प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पहले वनडे नागपुर में राहुल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे वनडे कटक में उन्होंने 14 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म सनम तेरी कसम एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाल मचा रही। मेकर्स ने इस रोमांटिक ड्रामा को 7 फरवरी 2025 को फिर से रिलीज किया और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। दिलचस्प बात यह कि इस फिल्म के लिए 215 अभिनेत्रियों को ऑडिशन हुआ था, लेकिन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद मावरा हुसैन को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। आइए जानते हैं आखिर क्यों मावरा इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद बन गई। सनम तेरी कसम के निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू थे। इसे दीपक मुकुट ने प्रोड्यूस किया। जब इस फिल्म की कास्टिंग चल रही थी तब मेकर्स फीमेल लीड के लिए परफेक्ट चेहरा खोज रहे थे। मावरा हुसैन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मेकर्स ने उन्हें बताया था कि इस फिल्म के लिए 215 लड़कियों को ऑडिशन लिया गया, लेकिन किसी को भी फिल्म के हिसाब से सही नहीं पाया गया। प्यार और दर्द की कहानी सनम तेरी कसम को एक बार फिर से दर्शकों का प्यार मिल रहा है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए अपनी शानदार कमाई से सभी को हैरान कर दिया। फिल्म ने रविवार को जबरदस्त कमाई की और इसे ब्लॉकबस्टर की तरह रिस्पॉन्स मिला। दर्शकों के बीच इस रोमांटिक फिल्म की फिर से सफलता ने फिल्म इंडस्ट्री को भी चौंका दिया। सनम तेरी कसम जो पहले 2016 में रिलीज हुई थी, अब फिर से सिनेमाघरों में लौट आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को फिल्म ने अपनी छप्पर फाड़ कमाई से साबित कर दिया कि फिल्में कभी अपनी खूबसूरत यादों और इमोशंस के साथ दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए रहती हैं। रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे कलेक्शन की उम्मीदों को पार कर दिया और अब तक ये जबरदस्त हिट बन चुकी है।